पहाड़ी बाबा। चारों ओर सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित लोहागढ़ के राजा मकरध्वज का राज था। राज्य के चारों तरफ सुख समृद्धि और स्वर्थ शांति और खुशहाली का संपूर्ण साम्राज्य था। और लोहागढ़ के राजा सुंदर महल के बाद कोई पहला जुबान पर आता था तो वह था पहाड़ी बाबा। राज्य के उत्तर दिशा में सीमा के पास पहाड़ी के आंचल में स्थित मंदिर आजकल पहाड़ी बाबा का डेरा था। वो दिन निकलते ही वहाँ आने जाने वाले लोगों का तांता लग जाता था। क्यों ना बाबा का ध्यान भंग कर दिया जाए भैया। नहीं नहीं, अभी बाबा की आंखें नहीं खोल ली हैं। और कहते हैं बाबा तक पहुंचने के उसकी आशीर्वाद प्राप्त करने वाले की संख्या में रोग से छुटकारा मिल जाता है। मेरा नाम बिरजू और मौत के मुंह में मैं यहीं पहुंच गया और पहाड़ी बाबा ने मुझे बचा लिया। पहाड़ी बाबा पहुंचे हुए साधु में भैया। पहाड़ी बाबा की जय। और देखिए बाबा, देखिए मेरे बच्चे को कोढ़ हो गया है, इसे यही छोड़ जाओ। वत्स, प्रभु ने चाहा था 10 दिन में पश्चात यह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। और अच्छा बाबा, अब आपका ही इशारा है। लोहागढ़ में राजवैद्य की गायब हो जाने से हम सब दुखी हैं आपने आकर डूबते को लोहागढ़ के वासियों को सहारा दिया है। वह बूढ़ा अपने पुत्र को वहीं छोड़कर चला गया और बाबा के सेवक बराबर उसका ध्यान रखते और उसका उपचार करते रहे। यह लो, दवाई पियो और यह मरहम का लेप तुम्हारा कोट जाता रहेगा। यह तो भस्म लगती है। यह दूध पी लो। और क्या घर बार में मेरी इतनी देखभाल होती? मैं ठीक होता जा रहा हूँ। और 10वें दिन आपने आशीर्वाद से मेरे पुत्र को स्वस्थ कर हो गए बाबा। यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। हरि ओम हरि ओम। इस माया को अपने हमसे दूर ले जाओ बस। और कहाँ से आया और कौन है वह पहाड़ी बाबा, शायद किसी को भी नहीं मालूम। और पहाड़ी पर बने इस मंदिर पर डेरा डालने के कारण उसका नाम पहाड़ी बाबा हो गया। हरिओम। भिक्षा लाती हूँ बाबा, पहाड़ी बाबा। लेकिन क्षण भर देरी का अर्थ था। ओह, पहाड़ी बाबा चला गया। यह कैसा बाबा है जो क्षण भर की देरी भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हरिओम। लेकिन उन्हीं दिनों लोहागढ़ में शांति भंग किए हुई थी एक डाकू दल ने। शुक्र है समय पर आ पहुंची। लाओ, खाली हाथ न लौट जाए। बहुत संतोष की बाबा है, समय पर भिक्षा न मिले तो परवाह नहीं करता। और लेकिन उन्हीं दिनों लोहागढ़ में शांति भंग किया था एक डाकू दल। डाकू आ गया, भागो भागो, जो हमारे कुछ है हमारे हवाले कर दो। मुझे मत मारो। जल्दी से उतार सब आभूषण। मेरे पास जमा पूंजी है, इसे मत ले जाओ। बकवास बंद करो, वैसे भी जान से हाथ धो बैठोगे। लूट लो इनका सब कुछ और खूब चिल्लाओ, मगर तुम लोग की मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। और डाकू लूटपाट करके भाग निकले और फरार पाकर पीछा करते हुए सैनिक, ओह, यह तो जंगल में चले गए।
अब उस जंगल में भागकर कहाँ जाएंगे, बार बार हमारे हाथों से बचेंगे। और कहाँ छुप गए डाकू। जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन एक भी डाकू हाथ नहीं निकल कर जाना नहीं चाहिए। और सैनिक डाकुओं की तलाश में लग गई। आखिर कहाँ छुप गई वे डाकू। क्या उन्हें धरती निकल गई या आसमान खा खा गया। एक थक हार कर वह वापस लौटे। हमें तो एक भी डाकू नहीं मिला सरकार, न जाने कहाँ गायब हो गई। ओह, मैं सेनापति अब क्या जवाब दूंगा। और सेनापति को जब कोतवाल ने सैनिकों की नाकामी का पता चला, तुम सब नालायक हो, तुम समय ही इस समस्या का कोई न कोई हल ढूंढना होगा। और यह खबर पाकर महाराज मकरध्वज चिंतित हो उठे। सैनिक युद्ध तो कर सकते हैं महाराज, किंतु किसी की खोज करने का काम तो गुप्तचर ही बढ़िया अंजाम दे सकता है। सेनापति जी, हम अरे सारे सैनिक इतने निष्ठुर हो चुके हैं कि कुछ डाकुओं को नहीं पकड़ सकते, तो गुप्तचरों को लगा दो, मगर डाकू को जल्दी पकड़े जाने चाहिए। मैं शीघ्र कोई प्रबंध करता हूँ महाराज। और अगले दिन महाराज इन दो गुप्तचरों को, महादेव और विश्वनाथ को, डाकुओं की खोज की कार्रवाई सौंपी जा रही है। प्रणाम महाराज, हमें इनकी योग्यता का पूर्ण विश्वास है सेनापति। और दोनों गुप्तचर डाकुओं की तलाश में निकल पड़े। चूंकि डाकू जंगल में पहुंचकर लुप्त हो जाते हैं, इसलिए हमें जंगल की निगरानी करनी चाहिए महादेव। तुम ठीक सोच रहे हो विश्वनाथ। किंतु अगले दिन दोनों गुप्तचरों के शव महल के सामने वृक्ष पर लटके थे। ये राजा के कुशल गुप्तचर के शव हैं। यह क्या हो गया रहा है। राज्य में जैसे शासन निरकुश होता जा रहा है। हमें चलकर महाराज को फरियाद करनी चाहिए। उसी क्षण सब लोग राजमहल की ओर बढ़ गए। और फिर हम आवश्यक आश्वासन देते हैं कि जल्द ही कोई न कोई माकूल हल निकाल ढूंढेंगे। कुछ भी कीजिए महाराज, अन्यथा डाकुओं के हौसले भी बढ़ जाएंगे। और महाराज का आश्वासन पाकर लोग वापस चल गए। उस दिन दरबार में ही यही समस्या का बहस का विषय बनी रही। महाराज, क्यों न पहाड़ी बाबा की मदद ली जाए। ओह, तुमने ठीक याद दिलाया महामंत्री। और पहाड़ी बाबा का आश्वास अवश्य ही इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और अगले दिन महाराज मकरध्वज स्वयं पहाड़ी बाबा के पास पहुँचे। कहिए राजन, कैसे आना हुआ। हम बहुत ही बड़ी समस्या में उलझ गए हैं पहाड़ी बाबा। महाराज मगर डाकुओं से लूटपाट करने की बात बताई। मुझे लगता है यह सब संग्राम सिंह के बेटे का काम है। संग्राम सिंह कौन राजन। संग्राम सिंह भी एक डाकू था बाबा। उसके गिरोह के आदमी भी इसी तरह क्रूर और अत्याचारी सैनिकों तथा नगरवासियों को शत्रु थे। महाराज मकरध्वज बताने लगे। संग्राम सिंह कौन राजन। हाँ, लूट लो सबको, जो विरोध करे से खत्म कर दो, मगर वह नरक में जहाँ भी जाता लूटपाट करता और मार काट करके लौट जाता। भागो। सब कुछ लूट कर ले गई, निकल गई। लेकिन एक दिन सेनापति संग्राम सिंह को ठिकाने लगा पता चल गया है। दक्षिण दिशा वाले खंडरों में उसका ठिकाना है। शाबाश गुप्तचर, अब भारी इनाम पाने का वाला काम किया है। और फिर उन डाकुओं उन खंडरों में कूच करो सैनिकों। लेकिन वहाँ पहुंचकर सिरदी खंडरों को घेर लिया। और संग्राम सिंह ने धोखा देकर निकल जाने के चाहा, लेकिन सैनिक नहीं हैं। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे पहुंचा, रुक जाओ संग्राम सिंह। सेनापति की आवाज़ सुनकर संग्राम सिंह ने भागना चाहा,
नहीं नहीं, तुम संग्राम सिंह को नहीं पकड़ सकते। और देखते देखते सेनापति ने उसको अपनी तलवार चला दी आखचाक, और संग्राम सिंह को बंदी बनाकर सेनापति उसे दरबार में ले आया। संग्राम सिंह के राज्य की जनता के सामने कत्ल फांसी दी थी, ताकि अन्य डाकुओं को भी का साहस न कर सके। अगले दिन जब डाकू संग्राम सिंह को फांसी चढ़ाया गया, तो तुमने मेरे बापू को फांसी चढ़ाया है राजा मकरध्वज, याद रखना, मैं बदला लूँगा इससे इसका। ओह, डाकू संग्राम सिंह का लड़का दुर्जन सिंह, इसकी इतनी हिम्मत, सैनिकों पकड़ लो इसे गुस्ताख को। सैनिकों ने दुर्जन सिंह को घसीटते हुए महाराज मकरध्वज की ओर ले चले। तुम लोग से डरता नहीं हूँ, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, पर मैं वही कह रहा हूँ जो मेरे मन में है। सैनिकों, छोड़ दो इसे। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? न्याय वह नहीं जानता कि बिना किसी अपराध के किसी को दंड दिया जाए तो जाए सेनापति। ओह महाराज, दुर्जन सिंह को छोड़ दिया गया, लेकिन सेनापति उसके पीछे 2 गुप्तचर लगा दिया और दुर्जन सिंह 24 घंटे की निगरानी करते रहे। जो आज्ञा सेनापति जी। और तीसरे दिन उन गुप्तचरों को आकर सेनापति को एक निराशाजनक खबर दी। हमें खेद है सेनापति, दुर्जन सिंह गायब हो गया है। क्या बकते हो तुम लोग? दोनों के होते हुए कैसे गायब हो गया? हमें नहीं मालूम था कि वह उसके घर में कोई सुरंग खोद रखी है, जिसके रास्ते वह रात को फरार हो गया, लेकिन उसके बाद दुर्गम सिंह किसी को नहीं दिखाई दिया। फिर तो ज़रूरी नहीं कि वह यह काम दुर्गम सिंह का ही हो राजन। मैंने केवल अपना संदेह व्यक्त किया है बाबा। ओह, मैं 21 दिन के लिए समाधि लगाने जा रहा हूँ राजन, जब तक इस डाकू का पता लगाने की कोशिश करूँगा। पहाड़ी बाबा के पास महाराज मकरध्वज निराश लौटना पड़ा। मैं क्या हम जनता को 21 दिनों के डाकुओं के रहमोकरों में छोड़ दें? और उसी रात जब राजा मकर परेशान कमरे में बैठे थे, इस राज्य में सैनिकों को अगर एक दूसरे राज्य की निगरानी पर लगाता हूँ तो भारी आक्रमण होने का भय है, इसलिए राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तभी राजकुमार अरविंद व अश्विन वहाँ प्रवेश किया। क्या बात है पिताजी, आप अभी तक सोए नहीं? किस परेशानी के कारण आपकी इतनी रात कमरे में टहल रही हैं? नींद नहीं आ रही, इसलिए ज़रा टहलने लगा था। किंतु तुम लोग क्यों जाग रही हो? महाराज ने दोनों को बांटना चाहा। हम अच्छी तरह जानते हैं पिताजी, आप डाकू के कारण परेशान हैं, और आप परेशान न हुई पिताजी, सेनापति और कोतवाल उसका पता लगा ही लेंगे। मेरे बेटो, वह डाकू और कोई उसका गिरोह साधारण नहीं है। यह सुनते दोनों चौंक गई। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मुझे पूरा विश्वास होता जा रहा है कि यह दुर्गम सिंह का काम है। सुनने के बाद जब महाराज मकरध्वज ने दुर्गम सिंह के बारे में बताया, जैसे युग युग में अत्याचारी का अंत होता आया है, ऐसे ही उसका भी अंत हो जाएगा पिताजी। यह सब बुलाकर आप सो जाइए। और महाराज को सुलाने के बाद दोनों राजकुमार अपने कक्ष में आए। अगली सुबह जब महाराज मकरध्वज सोकर नहीं उठे थे, तो एक आवाज़ ने सुनकर आँखें खुली। उसकी नज़र पत्थर पर पड़ी। यह कैसी आवाज़ थी? उसने पत्थर को निकट कागज़ को उठाया। उसे खोलकर वह एक पत्र था। महाराज मकरध्वज, आपके दोनों बेटों को मेरी कैद में हैं। मेरा बदला शुरू हो गया है दुर्जन सिंह। और पत्र पढ़ते ही महाराज मकर सिंह चिल्ला उठे, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसी क्षण राजकुमार के कक्ष की ओर लपकी और आदित्य अश्विनी, लेकिन दोनों कक्ष में उसे पत्र की सच्चाई का प्रमाण मिल गया और महाराज की मुट्ठियां बिछ गई। ओह,
सचमुच ही दोनों राजकुमार लापता हैं। उस डाकू की इतनी हिम्मत, मेरे बेटों को कैद करके धमकी भरा पत्र भेजे। और महाराज मकर सिंह ने उसी समय सेनापति को तलब किया। सेनापति, हमें राजकुमार चाहिए। मुझे एक दरबारी पर शक है महाराज। आज ये मैं उसकी खुफिया तौर से निगरानी करवा का प्रबंध करता हूँ। कुछ भी करो सेनापति, मुझे जल्दी ही दोनों राजकुमार और दुर्जन सिंह मिलने चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा महाराज। और सेनापति वहाँ से चला गया। तीसरी रात कुछ समय घुड़सवारों को जंगल में गुजर रहे थे, एक पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। एक व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है मोती, उसे आने दो, उसे हमारे प्रहरियों की आंखें बचकर नहीं निकल सकता। और उधर घुड़सवार के आगे अपने घोड़ों को गति दी और वो पीछे वाला तेजी से भागने लगा। आश्चर्य है, राजकुमार आदित्य यहाँ कैसे? ओह, उन्हें घोड़े की गति दी है, मुझे भी अपने तेज गति से उनके पीछे चलना चाहिए। और तभी दोनों ने मिलकर उसे दबोच लिया। इस बोरी में डाल दो। इसके लिए तो इसे बेहोश करना पड़ेगा, वरना यह कोई मुसीबत खड़ी कर देगा। कहने के साथ ही अचानक नगापोश ने एक घूसे का प्रहार किया और राजकुमार की कंस के ऊपर किया। आह! और राजकुमार आदित्य जब होश में आया तो वह चौंक उठा। ओह, मैं कहाँ हूँ? ओह, तो इस गुब्बारे में कैद हूँ। और आदित्य किसी किसी तरह उस गुब्बारे में झूलता हुआ खड़ा हो गया और अपने आसपास का निरीक्षण किया। और तीखे खंजरों तीखे खंजरों के फानूस और नीचे कैद कर रखा था। और दुश्मन ने इसे बंदोबस्त किया था कि मुझे लोहे की दीवार की तरह रोक। और तो इसके लिए मेरे दांत ही काफ़ी हैं। और कुछ सोचकर इसे अभी छुपा लेना ठीक है, कहीं दोबारा विपत्ति में फंसे तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अगले ही पल वह गुब्बारा एक और अपने दांत से काटने लगा। वो थोड़ा थोड़ा काटते ही गुब्बारा पूरा कटकर फैलता चला गया। ओह, नीचे इतनी ऊंचाई, गिरते ही मेरी हड्डी पसली एक हो जाएंगी। ओह, मैं मौत के कितने करीब हूँ। आदित्य ने जल्दी से दोनों हाथों को गुब्बारे को सख्ती से पकड़ लिया और दूसरे ही पल गुब्बारे पर झूलता रहा। ओह! और फिर एक खतरनाक कदम उठाया और चूंकि जाने में केवल मौत ही हासिल होती, और वह सुरक्षित उस सज्जे पर पहुंच गया। और अगले ही क्षण वह द्वार की ओर भागा कि तभी गड्ढे में गिरता गिरता बच गया वह। अरे, मैं तो इस ओर कैद में फंस गया। और आदित्य आगे बढ़ा। वह दोनों डाकू पहरेदार न होते तो मुझे यह कोठरी अधिक देर कैद न रख सकती। इन दोनों को छुटकारा पाने के लिए यहाँ से निकल सकता हूँ। कोठरी के बाहर पहरे पर दो डाकू खड़े थे और लगभग 1 घंटा आदित्य उपाय सोचने में निकल गया। और तभी कमरे में एक लाबादाधारी दाखिल हुआ। शायद यही डाकुओं का सरदार दुर्जन सिंह है। तो आपने भागने की कोशिश भी कर डाली राजकुमार, लेकिन याद रखना, यह डाकू दुर्जन सिंह का कैद खाना है, जिसमें से एक बार कैद निकलने की कैदी दूसरा कैदी में हो जा फंसता है, वह मुक्त नहीं हो पाता। तुम्हें अपने जिस कैद खाने पर इतना अभिमान है दुर्जन सिंह,
उसे मैं अपने बल बुद्धि से ध्वस्त कर डालूंगा। किंतु अपना मुंह क्यों ढके हो? क्या तुमने हमारे हाथों कहीं मारे न जाओ? दुर्भाग्य, दुर्योधन सिंह ने एक भयंकर ठाकर लगाया। हा हा, तुम अपनी जान की खैर मनाओ राजकुमार आदित्य। और एकाकी उसने राज पर आदित्य की ओर देखा। तुम्हारा छोटा भाई अश्वनी कहाँ है? यह तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या मालूम। तुम बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो राजकुमार, मगर अश्वनी अब हमारी नज़रों में अधिक देर नहीं बसा रह सकता। आदित्य ने खामोश होते हुए देखकर दुर्योधन सिंह वहां से चला दिया। वह बहुत होशियार है, इसकी निगरानी शक्ति से करना। और दुर्योधन सिंह चला गया। किंतु रात को दोनों डाकू नींद के झोंके आने लगे और कुछ समय में वो देर उब लूँ और यहाँ पहरा दो, फिर तुम सो लेना, मैं पहरा दूंगा। ठीक, दोनों बात तो ठीक कह रही हो। और फिर एक डाकू वहीं से लेट गया और दूसरा कोठड़ी के साथ खड़ा हो गया। डाकू जल्दी ही नींद की गोद में पहुंच गया और थोड़ी देर पश्चात कोठरी में द्वार पर खड़े डाकू की आंखें बेधक होने लगी। इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। और आदित्य बिना आट किए धीरे धीरे कोठरी के द्वार की ओर बढ़ा और वहां उसने एकाकुर डाकू को दबोच लिया। अब तुझे मौत ही मुक्त कर दिला सकती है। अगले क्षण उसका शरीर निर्जीव होकर झूलने लगा और इससे पहले कि उसका साथी जाग जाए, मुझे जल्दी बाहर निकलना चाहिए। और बाहर निकलने का आहिस्ते से डाकू की लाश को नीचे लिटा दिया गया और दूसरे साथी की ओर बढ़ा। और अगले ही पल, निहत्थे प्रवार करना गलत है, लेकिन तुम डाकू हो, मेरे कैदी से निकलने के लिए यह ज़रूरी था। और भाला वापस खींच लिया। इसकी चीख की आवाज़ से इसके साथी चौकन्ने हो जाएंगे और सिद्ध यहाँ से निकल लेना चाहिए उसी पल। लेकिन अभी वह पैरों को जमीन पर रखा था और एक कमरे में गिर गया। और उसकी निगाहें दूर तक गई। ओह, वह उसी कक्ष में जा गिरा। उधर ठीक उसी समय एक लाल लबादा धारी छुपता छुपाता चट्टान की ओर बढ़ रहा था और अचानक एक पेड़ के पास पहुंचा और चौंक कर, ओह मोती! तभी उसकी निगाह थोड़ी दूर पर गई। ओह, आगे भी है। वह उन मोतियों के पीछे चलने लगा। अतः एक जगह पर, यहाँ से आगे मोती नहीं दिखाई दे रहे। तब उसने दृष्टि ऊपर उठाई तो ओह, थोड़ी दूरी पर तो पहाड़ी बाबा का मंदिर है। मैं उसके पिछली ओर चट्टान के पास हूँ। क्यों न मैं इस चट्टान वाली पहाड़ी बाबा से की मदद लूँ। लेकिन यह क्या समाधि में लीन होंगे? मुझे जो कुछ करना है अपने बल पर करना होगा। और वह मन में किसी दृढ़ निश्चय लिए वह तेजी से एक ओर बढ़ने लगा। और जिस कमरे में गिरते ही आदित्य अभी संभला भी नहीं था कि एक भयानक गुर्राहट से चौंक गया। वो बाघ! और अतीत का अनुमान गलत नहीं था। अचानक ही एक बाघ उसकी ओर उछला, लेकिन आदित्य ने फुर्ती से हट गया और बाघ लगभग उसके ऊपर से होता हुआ सीधे फर्श पर जा टकराया। उसने तुरंत बालिक की ओर उछाल लगाई। अब मुझे बालिक को हासिल
कर लेना चाहिए, वरना बाघ मुझ पर हमला करने वाला बना लेगा। लेकिन तेजी से लपक कर भाला उठा लिया और बाघ अपना आदित्य पर आक्रमण करने के लिए उछाल भरी, लेकिन उसकी छाती में भाला प्रवेश कर दिया। कुछ देर तड़पने के बाद बाघ का जिस्म शांत हो गया। दुर्जन सिंह ने पहले तेरी अंत मेरे हाथों लिखा था, और आदित्य ने दीवार पर टिकी मसाल को लपका। अब यह मसाल रास्ते दिखाई काम आएगी। लेकिन जैसे ही उसने मसाल से उतारा, पिंजरा आकर उसकी ओर गिरा। ओह, एक और कैदी! लेकिन आदित्य उस पिंजरे के नीचे नीचे भाले की नोक में फंस गया। यह भाला काम आएगा अब, और पूरी ताकत से पिंजरा ऊपर उठाने लगा। पिंजरा थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठने लगा और दोनों हाथों से पिंजरे को फंसा दिया, लेकिन और पूरा बल लगाया पिंजरे को ऊपर उठाकर वह तेजी से नीचे से निकल आया। तुरंत उसकी निगाह दीवार पर पड़ी। उफ! अंदर कक्ष के बाहर निकलने का यह रास्ता। लेकिन द्वार के नज़दीक उसने जैसे ही दूसरी ओर देखा, जहरीले धुआं उसके नथुने में टकराया। ओह, यह धुआं भयानक हो सकता है। और धुएं से बचने के लिए जिधर मुंह आया उधर भाग लिया। किंतु अभी वह दूसरी गुफा के बाहर निकला, उस पर जाल आ गिरा और अगले ही क्षण जाल में फंसे आदित्य किसी ने नीचे धकेल दिया। मैंने कहा था कि दुर्जन सिंह की कैद से कोई मुक्त नहीं हो सकता। ओह पहाड़ी बाबा, तो डाकू दुर्जन सिंह तुम ही हो। पूरी तरह चौंक गया राजकुमार आदित्य पहाड़ी बाबा और डाकू दुर्जन सिंह को देखकर। लेकिन अब तेरा यह भेद जान चुका हूँ, तू और धोखा नहीं दे सकता। हाँ, मैं ही डाकू दुर्जन सिंह हूँ, और मैंने राजवैद्य का अपहरण कर लिया और उसे कैद कर लिया, और पहाड़ी बाबा के भेष में राजवैद्य से पूछ कर लोगों का उपचार करता रहा, ताकि यह आड़ मेरा भेष छुपा रहे। हाँ, मेरी फैलाई गई तिलस्म कैद के से बच गया राजकुमार, मगर इस जाल से तू भूल कर भी नहीं काट भी बैठा तो हजारों फीट नीचे गिरेगा। वैसे भी सुबह तक तेरा भाई भी हमारे अधिकार में आ जाएगा, और हम तुम दोनों का काम तमाम कर डालेंगे। और इस तरह पहाड़ी बाबा का आवरण एक दिन लोहागढ़ का राजा बन जाऊंगा। और फिर दुर्जन सिंह मुड़कर वापस जाने लगा। अब तेरे साथ ही तेरे घृणित इरादे की मिट्टी में मिला देंगे दुर्जन सिंह। और राजकुमार आदित्य जाल में कैद अब सोचने लगा, मैं मौत की कितना निकट हूँ। मैं मौत से जीत नहीं पाऊंगा, इसका कैदी नहीं रहूँगा। और बुराई को मिटाने के लिए मौत से संघर्ष करना पड़ता है। तभी किसी खुद नाटक के भांति मुक्ति का आदेश आग पहुंचा। ओह, यह क्या पतंग इतनी विशाल! इसके पीछे भी कुछ है। और अश्विन, तुम? क्षमा करना भैया, तुम मुझे फेंके हुए मोतियों के तुम्हारे क्षमा करना भैया, मुझे तुम्हारे फेंकी मोतियों से तुम्हारे कैद होने का पता चल गया, लेकिन इस पतंग का एक अन्य प्रबंध करने के तुम तक
पहुंचने में देर हो गई। भैया मोती मिलने के बाद बंद हो गए जाने पर मैंने आगे बढ़ा, तभी मुझे जाल में फैला यहाँ तक देखने लटके देखा तो मैंने तब अब मैंने जल्दी ही यहाँ राजमहल जाकर सेनापति और सैनिकों के साथ लाकर पहाड़ी बाबा और उस डाकू को का पता बताने सभी डाकुओं का पता का पकड़वाया है। पहाड़ी बाबा ही दुर्जन सिंह डाकू है। हाँ, मैं उसका असलियत जानता हूँ भैया। और दुर्जन सिंह डाकुओं ने एक साथ कई भाले फेंके और पतंग फट कट गई और नीचे गिरने लगी। ओह, अब हमारा अंत है। नहीं, हम जल में गिरेंगे। और तब तक घोड़ों पर सवार दुर्जन सिंह अपने साथियों के साथ समुद्र तट पर आ पहुंचा। दोनों पर भाले फेंको। लेकिन दुर्जन सिंह के आदमियों ने उन पर भाले फेंकने चाहे, मगर तभी आ और अगले ही पल आ क्षमा करें पिताजी, हमने वह धन्नी पत्र लिखकर आपका अपने अपहरण का नाटक करके आपको दुख पहुंचाया। मैंने तुम्हारी हस्तलिपि पहचान ली थी और आदित्य और तुम्हारे नाटक का परवान चढ़ने के लिए स्वयं नाटक किया था। ओह, मगर पहाड़ी बाबा ने दुर्जन सिंह होने का पता कैसे चला? सेनापति जी को एक दरबारी प्रसन्नदेह हो गया और वह डाकुओं से मिला हुआ है। उसने उसे दबोच लिया और पूछताछ करने पर उसने बताया पहाड़ी बाबा ही दुर्जन सिंह है। उसने आसन के नीचे से जमीन से बनाए हुए तहखाने में उसका अड्डा है। ओह, मैंने भी यही अनुमान लगाया था। मगर पहाड़ी बाबा की असलियत का पता चलते ही प्रजा अवश्य दांतों तले उंगलियां दबा लेगी। चलो अब नीचे से चुंगल में राजवैद्य को भी छुटाना होगा। जल्दी करो। समाप्त दोस्तों।